सो देखो बेटा, अज आप डिस्कस करना वा देखो हीट ट्रांसफर। जो हीट ट्रांसफर कंसैप्ट है उहदे च तुहानू पता वा कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सब तो पहला आप जो हीट ट्रांसफर की गल करते हैं तो 3 तरीके किहड़े है? कंडक्शन, कन्वैक्शन एंड रेडिएशन। हुण बेटा जो कंडक्शन का कंसैप्ट है कि जो कोई भी सबस्टांस है उहदे अंदर अगर हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू कंडक्शन तो वह की हो रहा? तो एक्चुअली उस सबस्टांस के जिहड़े एटम्स है वो एक तो दूसरी तरफ हीट ट्रांसफर कर रहे हैं बिना अपनी पोजीशन नू बदले हुए या ट्रांसफर हुए। मतलब कंडक्शन प्रोसैस दे विच सिंपली एनर्जी ट्रांसफर होंदी है विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। हुण जो थर्मल कंडक्टिविटी का कंसैप्ट है तो किसी भी सबस्टांस दे विच जिहड़ी हीट ट्रांसफर हो रही है उसनू असी कितना मेजर कर सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो देखो पुत्र, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट नू असी बोलते हैं थर्मल करंट और हीट करंट। जिद्दां आपां इलैक्ट्रिक करंट की गल करते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट नू असी कहने हैं थर्मल करंट और हीट करंट। अच्छा, हुण किसी भी सबस्टांस के थ्रू फ्लो करने वाली हीट जो है वो कदों फ्लो करेगी? तो जिस तरह इलैक्ट्रिक करंट कदों फ्लो करेगा? जदों पोटेंशियल डिफरेंस आपां एस्टैब्लिश करांगे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करेगा। उसी तरह नाल टेंपरेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करेगी। तो अगर बेटा आप थोड़े कोल एक स्मॉल एलिमेंट है, तो आ जिहड़ा स्मॉल एलिमेंट है अगर इसकी लेंथ असी स्मॉल ले लेने dx, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेने और ये जिहड़ा स्मॉल एलिमेंट है ये दोनों एंड के विच टेंपरेचर डिफरेंस है dt और आ एंड हायर टेंपरेचर पे है लोअर पे है तो हीट फ्लो करेगी हायर टू लोअर टेंपरेचर। तो इत्थे बेटा जिहड़ी हीट फ्लो कर रही है पर सेकेंड, जिन्हों हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कह रहे हैं, थर्मल करंट भी बोल रहे हैं, वो किहदे बराबर होएगी? तो जिस तरह तुहानू याद है ना, सुनो गल, जिद्दां तुहानू याद है कि करंट की वैल्यू होंदी है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस, तो इत्थे करंट की वैल्यू है टेंपरेचर डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। पर केड़ी रेजिस्टेंस? थर्मल रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस। याद रखना, मतलब बिल्कुल उहदे पैरेलल जदों आपां करंट इलैक्ट्रिसिटी दे पैरेलल कंसैप्ट नू डिवेलप करांगे बड़ा काम आसान हो जांदा साडा। हुण जिस तरह तुहानू पता कि इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस किहदे बराबर होंदी? रो एल ओवर ए। तो थर्मल रेजिस्टेंस किहदे बराबर होंदी? रो एल। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। इत्थे लेंथ ऑफ कंडक्टर है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तुहानू याद है कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हुंदा कंडक्टिविटी सिग्मा। तो इत्थे बेटा थर्मल कंडक्टिविटी के केस च असी कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा नहीं लेने, के ले लेने कापा बेसिकली। तो 1 बाय
रेजिस्टिविटी की जगह 1 ओवर थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, वो लिख लिया। तो आ वाला ये कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हुण ध्यान दियो, जदों भी हुण तुहाडे सामने एक सबस्टांस होएगा, तो अगर उस सबस्टांस दी आ है तुहाडे कोल एक सबस्टांस, तो अगर ये जिहड़ा सबस्टांस है यदि टोटल लेंथ कह लो वो L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, और ਉਹਦੇ दोनों एंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ टेंपरेचर डिफरेंस डेल्टा T है, ਤਾਂ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जिन्हों थर्मल करंट कहते हैं वो किहदे बराबर लिख सकते हैं। तो आ फार्मूला इत्थे पुट करो तो IH तुहाडा कितना बन रहा बेटा 1 ओवर K दा K ऊपर चल जाना, A भी ऊपर चल जाना, dt by dx, dt by dx ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं this is known as temperature gradient। और जिहड़ा टेंपरेचर ग्रेडियंट है ना बेटा वो स्टैडी स्टेट दे विच गिवन सबस्टांस दे लई कांस्टेंट हुंदा। टेंपरेचर ग्रेडियंट दी वैल्यू गिवन मटीरियल दे अंदर स्टैडी स्टेट लई कांस्टेंट है ना, ये याद रखनी तुसी गल। तो हुण अगर आपां पूरे सबस्टांस नाल डील कर रहे हैं तो तुसी dq by dt नूं या टोटल करंट नूं की लिख सकते हैं KA डेल्टा T by L, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो एक बेसिक कंसेप्ट है जिसकी समझ होनी थानू जरूरी है। अच्छा हुण देखो पुत्र, हुण अगर सानू ये बेसिक कंसेप्ट बारे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसनू पकड़ के तुसी थर्मल कंडक्टिविटी की कोई भी प्रॉब्लम जिहड़ी है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं सॉल्व, देखो पुत्र आ देखो ध्यान दे, हुण अगर मान लो आ तुहाडे कोल एक सबस्टांस है, इहदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस सबस्टांस दे विच दा थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी लेंथ L1 है ना। तो यदि रेजिस्टेंस किहदे बराबर होएगी L1 1 ओवर K1 A। तो आ एक दूसरा सबस्टांस है अलग मटीरियल का बनया, यदि लेंथ L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है, तो यदि रेजिस्टेंस आ जाएगी थर्मल रेजिस्टेंस 1 ओवर K2 L2 ओवर A। हुण ये दोनों सीरीज है, तो सीरीज दे विच बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाल सकते हैं, आ बन जाएगी। हुण अगली गल सुनो ध्यान दियो, देखो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है तुहाडे लई कि मान लो आ टेंपरेचर है T1 और आ टेंपरेचर है T2, सपोज T2 लेस देन T1 है, तो हीट फ्लो करेगी इस तरफ, है ना। हुण इधर देखो, हुण अगर असी इहदे विच करंट फ्लो जिहड़ा थर्मल करंट कैलकुलेट करना, तो थर्मल करंट कैलकुलेट करने लिए मेरे को एक तां कंसेप्ट बनेगा कि टोटल टेंपरेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट T1 माइनस T2 ओवर RS। ठीक है, एक तो मैं इदा सॉल्व कर सकता इसमें। दूसरा पुत्र, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स सीरीज च कनेक्टेड है, सीरीज च टोटल करंट ते करंट थ्रू ईच एलिमेंट सेम होंदा। अच्छा
तो अगर आ कॉमन इंटरफेस का टेम्परेचर T है तो जिस तरफ हीट जा रही है ना उस तरफ करंट टेम्परेचर फॉल करेगा, मतलब सब तो ज्यादा टेम्परेचर T1 है, उसको घट T है, उसको घट T2 है, इस तरफ टेम्परेचर फॉल कर रहा है। तो आप करंट की वैल्यू इथों भी निकाल सकते हैं, कितनी IH इज इक्वल टू T माइनस ओवर R1। आप करंट की वैल्यू इथों भी निकाल सकते हैं, R2। मतलब आ जो दो सीरीज के एलीमेंट कनेक्टेड है तो इन्हां च फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू तुसी टोटल टेम्परेचर डिफरेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस तो भी निकाल सकते हैं, ते करंट थ्रू ईच एलिमेंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस दैट एलिमेंट ओवर रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट, उतों भी निकाल सकते हैं। और क्योंकि ये एलिमेंट सीरीज का है इस करके टोटल जिहड़ा करंट है और करंट थ्रू ईच एलिमेंट वो तीनों बराबर है। समझ आई है गल? तो इन्हों इक्वेट करके आपस आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? तो ये समझ होनी चाहिए। पता लग रहा है बेटा? अर्शिया हुण देखो बेटा, हुण एक गल का होर ध्यान रखना तुसीं, वो की है कि जो आ एलिमेंट्स है ये सीरीज च कनेक्टेड है, तो इन्हां दी टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 के बराबर है। पर वो कई बार कह दिंदा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाल कितना। देखो R1 की वैल्यू एदी रेजिस्टेंस है 1 ओवर K1 L1 ओवर A, एदी रेजिस्टेंस है 1 ओवर K2 L2 ओवर A। हुण जदों आपां इहदी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखदे हां, मतलब इहनूं एज ए सिंगल पीस देखदे हां, तां इहदी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 KS हो गई और इहदी टोटल लेंथ हो गई L1 प्लस, तां उत्थों KS की वैल्यू निकल सकती। तो इस तरीके नाल सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो KS की है सीरीज दे विच इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, और यही सेम फार्मूला इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लिए भी लग जाएगा ना, सेम फार्मूला है। अच्छा, हुण नेक्स्ट जो है देखो भाई, हुण अगर आ थोड़े सामने है एक सब्सटेंस और आ है दूसरा सब्सटेंस, तो एडी रेजिस्टेंस R1 आ जाएगी 1 ओवर K1 L ओवर A1, एदी रेजिस्टेंस है 1 ओवर K2 L ओवर A2। तो हुण ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है पुत्र, इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का T2 है और T2 लेस देन T1 है, तो हीट फ्लो करेगी। हुण जिहड़ी टोटल हीट है उन्होंने कैलकुलेट करने लई, टोटल करंट नूं कैलकुलेट करने लई हीट करंट नूं 1 Kp या हाले छड्डो इहनूं आपां इहदा करदे हां इक्विवेलेंट, तो टोटल करंट आएगा दोनों नूं मिला के टोटल पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 ओवर Rp, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और Rp की वैल्यू R1 R2 ओवर, ठीक है, या 1 ओवर Rp इत्थों ही आया ना। और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना निकाल सकते हैं, 1 ओवर Rp 1 ओवर R1, R1 उल्टा हो जाना ना, और इतने बन जाना Kp और एरिया A1 प्लस A2 हो जाना टोटल, ते नीचे लेंथ है L सेम है ना दोनों। अच्छा, तो Rp की वैल्यू इसे पुट करके आप टोटल करंट कट सकते हैं, और Rp की जे मान लो ये करंट कटना
तो I1 आ जाएगा T1 माइनस T2 ओवर R1 और ये करंट आ जाएगा T1 माइनस T2 ओवर R2 और तुसी नोट करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन च टोटल करंट की हुंदा इंडिविजुअल करंट का सम तो I1 और I2 का सम IH आएगा। ये चेक कर सकते हैं तुसी, है ना। ये बिल्कुल जो कंसेप्ट तुसी करंट इलेक्ट्रिसिटी च अप्लाई करते हो थर्मल कंडक्टिविटी च अप्लाई होने हैं, एप्लीकेबल है, तो वो याद रखना। ईवन जदों तुसी वो व्हीटस्टोन ब्रिज की गल करते हैं, है ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट इत्थे भी एप्लीकेबल होएगा। तो उत्थे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होंदी है, इत्थे थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो सेम कंसेप्ट आएगा। सेम तरह नाल असीं चेक करांगे कि ये जिहड़ा थर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है कि नहीं है। जे बैलेंस है तो वो जिहड़ी ब्रिज रेजिस्टेंस है वो रिमूव करके असीं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा देखो बेटा, हुण जो थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक होर पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ समझना पएगा वो की है कि फॉर्मेशन ऑफ आइस लेयर ऑन द सरफेस ऑफ लेक, है ना, भी लेक है या कोई ओशन है, रिवर है, तो ਉਹਦੇ सरफेस से ਜਿਹੜੀ आइस की मोटी लेयर जमती है उन्होंने फॉर्मेशन ਨੂੰ कितना टाइम लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। तो देखो पुत्र एक गल समझ लो, तो आ थोड़ा वाटर है, देखो इधर हुण जिहड़ा वाटर है जदों भी ਉਹਦੇ सरफेस से आइस फॉर्मेशन होनी शुरू होनी है तो उस वाटर का जिहड़ा सब तो वाटर बॉडी के विच जिहड़ा बेस से पानी पिया ना ਉਹਦਾ टैंपरेचर तो होना वा 4 डिग्री सेल्सियस और जदों आइस बननी शुरू होनी है तो बाहरला टैंपरेचर की होना वा -θ डिग्री सेल्सियस। जदों सराउंडिंग का टैंपरेचर नेगेटिव होएगा तो आइस फॉर्मेशन होएगी। अच्छा हुण देखो बेटा सुनो इधर, तो आ मैं थोड़े सामने मान लिया कि अगर ये आइस है, देखो अगर ये आइस है तो यदि थिकनेस है सपोज x, ठीक है, तो आइस लेयर दे ऊपर टेंपरेचर नेगेटिव है और नीचे क्योंकि पानी है तो ये टेंपरेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होएगा। हुण बेटा क्योंकि आ टेंपरेचर लेसर है तो हीट बाहर निकलेगी, है ना, ट्रैवल करेगी पानी तो सराउंडिंग वाल, और ਉਹਦੇ करके की होएगा आइस दी नवी लेयर बननी, मतलब ये लेयर जिहड़ी ऑलरेडी बन चुकी है मोटी होएगी फर्दर। तो हुण आ देखो, तो आ मैं आ जिहड़ी आइस लेयर बनी है आ वाली, ये बहुत बरीक जी लेयर हाले बनी है, DH इसकी थिकनेस है। हुण एक ही है इस आइस लेयर का एरिया है, सरफेस एरिया। तो आ जिहड़ी आइस लेयर बनी है पुत्र ध्यान दिओ, ਇਹਦਾ मास कितना वा, आ ग्रीन वाले का मास कितना कढ सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो आ जिहड़ी ग्रीन वाली आइस लेयर बनी है नवी जिहदी थिकनेस dx है, ਇਹਦਾ वॉल्यूम तो हो गया ADX ते डेंसिटी हो गई रो, तो ये हो गया मास। अच्छा मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो की हो गया, तो हीट लॉस हो गया ना इसे, तो जिहदे करके वो आइस फॉर्मेशन हुई है, तो ये हीट बाहर ट्रांसफर हुई है, तो दिस इज इक्वल टू dq
है ना। तो मतलब आ जी ग्रीन वाली आइस लेयर बनने के लिए जो हीट लॉस किया वा इस लेयर ने वो कितना वा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हुण ये जी हीट फ्लो करके गई है ये कितों की करके गई है फ्लो इस दी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बराबर होंगे तो डी क्यू बाय डी टी ये बराबर है के की है इस आइस का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ए एरिया और नाल की सी टेंपरेचर डिफरेंस कितना 0 है ना। ते आह माइनस थीटा मतलब थीटा ओवर थिकनेस कितनी एक्स। हुण आ जी डी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं इन्ना लॉस होया ना। तो ए डी एक्स रो एल एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए थीटा बाय एक्स। तो हुण आप की करन लगे मतलब टाइम नू अलग लै गए एक्स नू अलग करता तो आ ए तो कटिया गया तुहाडा। तो हुण एक्स नू क्रॉस मल्टीप्लाई करो रो एल एफ एक्स डी एक्स बाय के और थीटा भी है ना। के और थीटा नीचे आ गए एक्स ऊपर चला गया के नीचे आ गया तो इज इक्वल टू डी टी। तो हुण आ फार्मूला तो इनू इंटीग्रेट करके ना तुसी रो एल एफ ओवर के थीटा एक्स डी एक्स। तो आप किसी भी थिकनेस नू आइस लेयर की थिकनेस नू बनने लई टाइम कट कैलकुलेट कर सकते। जिदा कि हुण देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि अगर मान लो वो कहे कि लेक के सरफेस से ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर थिक आइस बन चुकी है तो उन्होंने 1 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर होने लिए कितना टाइम लगेगा। तो तुसी इत्थे लिमिट की ले लेनी है 1 to 2 सेंटीमीटर मीटर च कन्वर्ट करके लेनी है तो वो टाइम आ जाएगा। अच्छा जे वो कहे कि पहले 1 सेंटीमीटर लेयर को बनने लिए टाइम लगा 5 मिनट तो अगली 1 सेंटीमीटर लेयर को बनने लिए कितना टाइम लगेगा। तो फिर उसका मतलब की हो गया 0 to 1 सेंटीमीटर लिए टाइम हैगा वा 5 मिनट है ना। तो एक इक्वेशन बन गई। तो 1 तो 2 सेंटीमीटर होने लिए कितना टाइम बनेगा वो टाइम आप दोनों इक्वेशन की रेशो लैके कैलकुलेट कर सकते। तो इस तरीके नाल ये सॉल्व करना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंकुर आ रही है समझ आर्यन अर्शिया। तो ये 2 कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट सीगे। हुण देखो बेटा हुण जिहड़ा इहदा नेक्स्ट पार्ट है रेडिएशन वाला तो उहदे विच सब तो पहला थानू पता होना चाहिए एक तो आंदा वा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कोई भी सॉलिड बॉडी हाई टैंपरेचर से जदों रेडिएशंस एमिट करती है तो वो जिहड़ी टोटल एनर्जी एमिट हुंदी है रेडिएंट एनर्जी उहदे विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशंस प्रेजेंट है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशंस का मतलब रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ठीक है। पर उस एमिटेड एनर्जी दे विच जिहड़ियां अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है उन्हां विचों एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन इदां दी भी हुंदी है जिहदे कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही हुंदी है गिवन टैंपरेचर से। तो आपां गिवन टैंपरेचर से उस मैक्सिमम एनर्जी दे कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ नू कैलकुलेट कर सकते हैं इस लॉ नू यूज करके वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मतलब जदों कोई बॉडी जिहड़ी है सॉलिड बॉडी हाई टैंपरेचर ते है तो अगर वो टेंपरेचर नू इंक्रीज किया जाए
तो उस बॉडी ने ਜਿਹੜੀਆਂ रेडिएशंस ਨੂੰ एमिट करना, तो टेंपरेचर ਦੇ इंक्रीज ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी, पर केड़ी वेवलेंथ ਜਿਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम एनर्जी एमिट कर रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है ना। तो जे सानू लैम्डा एम दिती हुई है तो टेंपरेचर निकल सकता, टेंपरेचर दिता लैम्डा एम निकल सकता, बी वीन्स कांस्टेंट है और यदी वैल्यू जी है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन है। तो ये याद ही रखना पैना ना तुहानू। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अच्छा, इसी तरह साडे कोल दूसरा है बेटा स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ इको चीज ही है। तो ये अकॉर्डिंगली कोई भी बॉडी जी है वो कितनी रेडिएंट पावर होंगी है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। तो वो किहदे बराबर होंगी है? तो रेडिएंट पावर इज इक्वल टू, देखो सिग्मा ए T4, मतलब कोई भी बॉडी सॉलिड बॉडी अपने टेंपरेचर करके जी एनर्जी एमिट कर रही है पर सेकेंड उसनू रेडिएंट पावर कह देंगे। और रेडिएंट पावर की वैल्यू इस फार्मूला तो निकालनी है जिन्होंने असी स्टीफन्स लॉ के अंडर पढ़ते हैं। और ये सिग्मा है स्टीफन्स कांस्टेंट, और यदी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इन SI। और एक ही है उत्तर सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। और एप्सिलॉन पता की है, इनू असी कहने एमिसिविटी। तो मतलब एमिसिविटी की वैल्यू ब्लैक बॉडी लिए 1 होंगी है और बाकी सब बॉडीज लिए लैस दैन 1 होंगी है। तो जे थोड़ी प्रॉब्लम ब्लैक बॉडी नाल रिलेटेड है तो एमिसिविटी 1 ले लेनी है, याद रखना। पर जे थोड़ी प्रॉब्लम नॉन ब्लैक बॉडी नाल है तो उसकी एमिसिविटी थानू गिवन होएगी, तुसी याद नहीं रखनी, तो वो गिवन होएगी। और ये गल हमेशा लिए याद रखो कि जिहड़ा कोई भी टेंपरेचर जो कैपिटल T नाल रिप्रेजेंट होंदा वो एब्सोल्यूट टेंपरेचर है, टेंपरेचर इन केल्विन। तो इस करके चाहे आ वाला टेंपरेचर है चाहे आ, इहदी वैल्यू नू सबस्टिट्यूट करते वक्त असी केल्विन ची कन्वर्ट करके सबस्टिट्यूट करना, सेल्सियस च नहीं। अच्छा, हुण बेटा अगर थोड़ी बॉडी दूसरी बॉडी नाल सराउंडेड है ना, तो उस केस दे विच ये तो है गिवन बॉडी की रेडिएंट पावर। बट अगर थोड़ी बॉडी सराउंड किसी अदर बॉडी नाल सराउंडेड है तो नैट रेडिएंट पावर जी है वो आपां किदां कढदे हैं पुत्र? तो नैट रेडिएंट पावर असीं कढदे हैं नैट तो आ है बॉडी का अपना टेंपरेचर और आ है सराउंडिंग का टेंपरेचर। तो आ जी टेंपरेचर है ये सराउंडिंग का टेंपरेचर है, ध्यान से रखना ना। तो क्योंकि बॉडी ने अपने टेंपरेचर करके एनर्जी इमिट करनी है, सराउंडिंग तो अब्जॉर्ब करनी है। तो नेट कितनी रेडिएंट पावर उसने इमिट करनी है, तो वो इस फार्मूला तो जे सिर्फ बॉडी कितना एनर्जी इमिट कर रही है वो पूछा जाए, नेट ना पूछा जाए, फिर आ फार्मूला। तो इनू ध्यान से रखना पैना तुहानू। अच्छा, हुण इहदे विच न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंगली जो कोई भी बॉडी एनर्जी इमिट करेगी है ना, तो उसका टेंपरेचर फॉल करेगा। तो 1 सेकेंड कितना टेंपरेचर फॉल कर रहा उन्होंने असी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेंपरेचर कह दें। तो उसनों तुसी d(θ/dt लिख सकते हैं। तो जो d(θ/dt है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेंपरेचर, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर डिफरेंस
बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। तो हुण फॉल नूं शो करन लई असीं इत्थे माइनस साइन लगा देंगे। तो इहदे च तुसीं नोट की करना कि किस भी बॉडी का टैंपरेचर फॉल कितनी स्पीड दे नाल हो रहा, तेजी नाल हो रहा कि स्लो हो रहा, वो डिपेंड करता उस बॉडी के अपने टैंपरेचर से सराउंडिंग टैंपरेचर के डिफरेंस से। तो जिन्ना ज्यादा डिफरेंस होएगा उन्ना ज्यादा रेट ऑफ फॉल होएगा, जिन्ना घट डिफरेंस होएगा उन्ना घट होएगा। पर हुण इहनूं न्यूमेरिकल च यूज करते वक्त सुनो किद्दां यूज करना, इधर देखो वो इंपॉर्टेंट है। डी थीटा है इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब चेंज इन टैंपरेचर जो न्यूमेरिकल फॉर न्यूमेरिकल। वो तो डिफरेंस लेना ना, वो जिदा मर्जी लै सकते। तो क्योंकि जो कूलिंग हो रही है तो इनिशियल ज्यादा होना, उस करके होर कोई फर्क नहीं। तो डी थीटा आ गया चेंज इन टैंपरेचर, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं वो तो। अच्छा डी टी की है टाइम टेकन, ते थीटा नॉट की है टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग। पर हुण आ गल सुनो इधर, जेड़ा थीटा है ना ओनू तुसी पता की लेना, इधर देखो तो ओनू लेना पुत्र तुसी न्यूमेरिकल्स कि जेड़ी बॉडी का टैंपरेचर चेंज हो रहा ओदा जेड़ा फाइनल और इनिशियल टैंपरेचर है ओदी एवरेज लेनी। जो मैं जे तुसी इस इक्वेशन नू डायरेक्टली यूज करोगे ना फिर थानू लॉग की हेल्प लेनी पेगी, लॉग। पर जे असी बिना लॉग के आंसर कढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इस इक्वेशन च थीटा की लेना इनिशियल और फाइनल टैंपरेचर का एवरेज, तो वो यूज करना वा। तो वो नाल भी आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा, है ना। इस करके इंपॉर्टेंट है। तो ये एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का बेटा ये एप्लीकेबल एक्चुअली उदों होएगा जो बॉडी और सराउंडिंग टैंपरेचर डिफरेंस लेस दैन 50 कैलविन या 50 डिग्री सेल्सियस होएगा, है ना। तो उदों एप्लीकेबल होंगे, क्यों? क्योंकि उस वक्त जो मेनली हीट लॉस होंगे ना रेडिएशन की फॉर्म च है, क्योंकि जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है या स्टीफन्स लॉ है तो ये रेडिएशन के नाल रिलेटेड है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टैंपरेचर है या रेट ऑफ फॉल ऑफ टैंपरेचर है या रेट ऑफ कूलिंग है, तो वो जी कूलिंग का कारण है वो रेडिएशन लॉस है, मतलब एनर्जी लॉस है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कंडक्शन या कन्वैक्शन की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। तो ये दो टॉपिक्स है जो थानू पता होने चाहिए। लास्ट ये बेटा जो तुसी गल करते हैं कन्वैक्शन की, कितना टाइम हो गया? कन्वैक्शन की पुत, तो कन्वैक्शन दे विच ब्रॉडली थानू समझ होनी चाहिए है कि जिहड़ा हीट ट्रांसफर होंदी है ना वो मैटर की ट्रांसपोर्टेशन करके होंदी है, और ये विच ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो नैचुरल कन्वैक्शन है वो ग्रेविटी रीजन एक्ट करती है, मतलब ग्रेविटी फ्री रीजन च कन्वैक्शन नैचुरल कन्वैक्शन नहीं हो सकती। तो एक होंदी है फोर्स्ड कन्वैक्शन। फोर्स कन्वैक्शन का मतलब जिदा आप एग्जॉस्ट फैन चला के गर्म हवा या ठंडी हवा कमरे चो बाहर भी कढ़ सकते हैं, अंदर भी लिया सकते हैं ना फैन चला के, वो फोर्स्ड कन्वैक्शन। बट फोर्स्ड कन्वैक्शन ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। फोर्स्ड कन्वैक्शन असी ग्रेविटी फ्री रीजन च भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ग्रेविटी जी कन्वैक्शन है वो सिर्फ नैचुरल कन्वैक्शन होंदी है। नैचुरल कन्वैक्शन थानू पता ही है कि एक्चुअली आप ये पढ़ते हैं कि कोई भी फ्लूइड गर्म होकर जो एक्सपैंड करता तो वो उपर नूं जांदा वा ना। तो उपर नूं क्यों जांदा? उहदे पिछे ग्रेविटी और बॉयंट फोर्स दोनों ही रोल प्ले करदियां वा, और चाहे बॉयंट फोर्स है तो चाहे ग्रेविटी है, दोनों ही जी स्मॉल जी ते डिपेंडेंट फोर्सेस है।
तो इस कारण करके जी नैचुरल कन्वैक्शन है वो ग्रैविटी फ्री रीजन च नहीं हो सकती। तो ये ध्यान च रखना वा। और नाल ये भी याद रख लो कि लिक्विड्स ते गैसेस ये मेनली बैड थर्मल कंडक्टर्स है, मतलब इन्हां च कंडक्टिविटी घट ही हुंदी है। तो ਜਿਹੜੇ लिक्विड्स या गैसेस है ये मोस्टली ਜਿਹੜੇ है ये गुड कन्वैक्टर्स है, गुड कन्वैक्टर। तो कन्वैक्शन करके ही इन्हां च हीट ट्रांसफर होंदी है मेनली। और अगर असी लिक्विड या गैस नू ग्रैविटी फ्री रीजन च हीट करना चाहते हैं तो उत्थे थोड़ा मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि उत्थे कन्वैक्शन का रोल खत्म हो जाएगा। तो उत्थे फिर कंडक्टिविटी करके ही ये मेनली ਜਿਹੜੇ है हीट अप होंगे और ज्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। तो ये पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होने चाहिए है इन्हां टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेटा मतलब ਆਪਾਂ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का वो थ्योरी पोर्शन कवर किया वा ਜਿਹੜਾ +1 ਦੀ 7th यूनिट के अंडर आता वा, है ना। तो इसी तरह नैक्सट वीक हुण आपां जिहड़े आने वाले 3-4 दिन है इहदे विच तां आपां सिर्फ रे ऑप्टिक्स के बारे ही गल करांगे। रे ऑप्टिक्स बारे पहला थ्योरी पढ़ लो तुसीं, ते बाकी असाइनमेंट कल मैं कराऊंगा तुहानूं। ते जिहड़ी नैक्सट इहदा 7th यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स वो नैक्सट वीक कर लांगे। तो अगले हफ्ते फिर आपां हीट वाला पोर्शन जिहड़ा ना सम अप हो जाएगा साडा। सो इत्थे तक किसी नूं डाउट है तो बोलो।